जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और लगातार आप सभी लोगों के लिए प्रतिदिन हमारी क्लास प्रोवाइडेड है और आई होप आप लोगों को पसंद आती होगी। तो चलिए साथियों, आज का यह बेहतरीन सा और शानदार सा साइंस का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश एग्जाम की सारी जो एग्ज़ामें होने वाली है उनके लिए एक शानदार सा सेशन और बेहतरीन सा सेशन है जो आपको प्रोवाइडेड है। और फ्रंट पेज पर यहाँ देख रहे हैं, संपूर्ण पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपकी स्क्रीन पर साथियों पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा कि क्या बोला गया है। नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है। और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक मेरे साथ जरूर करिएगा। नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है। लवणीकरण, शीतलन, निष्कासन या फिर कैनिंग क्या होगा? तो जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। नमक की उच्च सांद्रता में भोजन जो है अति परासरी माध्यम की तरह कार्य करता है, जिसमें कि सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसे जो है लवणीकरण कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए है तो डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्वेश्चन क्या बोला है? प्रोटीन जो है संश्लेषण होता है राइबोसोम में या फिर आपका जो है प्लास्टिड में, गाल्जी काय में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य क्या है? सबसे छोटे कोशिकांग राइबोसोम द्वारा किया जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो क्या आंसर होगा आपका? राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग है। क्या बोला है? विषाणु द्वारा जो है जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग है। तो विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होगा? तो देखिए एंथ्रॉक्स होगा या इनमें से कोई भी नहीं, या फिर आपका एस्परजियोलोसिस होगा, या फिर मुख और जो है आपका खुर रोग। तो नोट करिएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुख और खुर रोग होगा, ये हमें ध्यान रखना है। विषाणु द्वारा जो है जंतुओं में मुख और खुर रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। साथियों, चैनल पर जो भी साथी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लगातार वह अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे में लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और उसी के जस्ट राइट साइड में बेल आइकॉन का एक जो घंटी होगा उसे ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारे जो भी वीडियोस हो आपको समय समय पर मिलते रहे। निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति नहीं साथियों, अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? अब देखिएगा, ऑप्शन सुनिएगा, क्या होगा? मछली है, ईस्ट है, मनुष्य है या फिर मेंढक है। श्वसन तो साथियों आपको पता है मनुष्य तो रह नहीं सकता, मेंढक, मछली, ईस्ट रह सकता है। ठीक है साथियों, क्या राइट आंसर होगा आपका? ईस्ट। अगर आप सभी का आंसर बी होगा, आपको मन में सोचना है कि आपको 1 से लेकर 2 सेकंड में प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग उसमें सोच लीजिएगा कि आंसर क्या होने वाला है, जिससे कि आपका जो स्टडी है वो बहुत इम्प्रूवमेंट होगी और बहुत आपको जो आगे हेल्पफुल होगा। ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों, बोला है कि पेट्रोलियम से उपयोगी अंग को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? शीतलन होगा या फिर आपका भंजक आसवन या फिर आसवन या फिर होगा आपका शोधन? क्या हो सकता है जरा बताइए। तो साथियों सभी को नोट करना, आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संशोधन। क्या होगा? संशोधन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेट्रोलियम से उपयोगी अंश को पृथक करने की प्रक्रिया हम लोग क्या करते हैं? रिफाइनिंग, जिसे संशोधन कहते हैं। ठीक, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एक रबर बैंड को खींचने में प्रयुक्त बल है। एक रबर बैंड को जो है खींचने में प्रयुक्त बल है,
कौन सा है, तो देखिए चुंबकीय बल, आपका गुरुत्वीय बल, मांसपेशिया बल या फिर घर्षण बल होगा, यह हमें बताना है। तो साथियों नोट करना कि क्या आंसर हो सकता है। अगर लगातार आप सभी लोग इसी प्रकार से आंसर किए जा रहे हैं, क्या मांसपेशी बल, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या है, मांसपेशीय जो है फोर्स आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक रबर बैंड को खींचने में प्रयुक्त बल मांसपेशीय बल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। कौन सा शब्द जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिसके शरीर में बाएं दाएं आपका अर्धांग का डिजाइन समान होता है? द्विपार्श्व सममिति, त्रिसममिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा द्विपक्षीय जो है समरूपता। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। ठीक है, काफ़ी साथियों को ऑलरेडी पता है, काफ़ी को नहीं पता है। तो देखिए भ्रूण एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में बढ़ता है। निषेचन और भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है। या फिर बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन अगले ऑप्शंस की कि एक निश्चित अवस्था तक निषेचन भ्रूण विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। जी हाँ साथियों, अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि एक निश्चित अवस्था में या एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और साथ में ही भ्रूणीय विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना। देखिए जब नर और मादा युग्मकों में निषेचन एवं इसके प्रारंभिक विदलन की प्रक्रिया कृत्रिम रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी जो है कराई जाती है, तो इसमें उत्पन्न संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इन विट्रो जो है फर्टिलाइजेशन IVF कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या बोला गया है, उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री के भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, सिर्फ कृंतक, पक्षी, पशु, सिर्फ खाद्य सामग्री और जो है उपस्थित एंजाइम उपयुक्त सभी है, या फिर सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर और फफूंद होगा। तो साथियों सभी लोग नोट करिएगा, ये सभी का सभी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो है कृंतक, पक्षी, पशु, खाद्य में उपस्थित एंजाइम, कीट, कृमि, जीव है, खमीर है, फफूंद है, सभी खाद्य सामग्री भंडारण के दौरान इसे हानि पहुंचाते हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट को नोट करिएगा, बोला है कि गायों में दुग्ध उत्पादन खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। गायों में दुग्ध उत्पादन खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। गायों के स्वास्थ्य या फिर गायों की जो है पोषण जरूरतें, रोगों के प्रतिरोध या फिर वर्धित दुग्ध स्त्रावन काल क्या होगा, बताइए जरा। तो साथियों सभी लोगों को नोट करना है, क्या आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वृद्धि दुग्ध स्त्रावन काल, तो बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा कि गायों में दुग्ध उत्पादन वृद्धि जो है दुग्ध स्त्रावन काल के द्वारा किया जाता है, और दुग्ध स्त्रावन काल स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रावन और समयावधि का वर्णन करता है, यह हमें ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो रात्रि चर का एक उदाहरण है। तो रात्रि में कौन भाई साहब दिखता है, आप लोग चले उल्लू बोलेंगे। तो ये तो जी हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो हर जो है सभी साथी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि उल्लू रात में ही दिखाई देता है। उल्लू रात्रि में जो है जागता है और चमगादड़ रात्रि में उड़ता है, भोजन की तलाश करते हैं, जबकि कौवा और गौरैया दिन में घूमते हैं। ठीक है, उल्लू और चमगादड़ क्या है, आपके स्तनधारी जीव होते हैं, ये हमें नोट करना है, ये क्वेश्चन हमें पूछ सकता है।
ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है परंतु फिर से नोट करिएगा। ठीक, क्योंकि उल्लू है और चमगादड़ स्तनधारी जीव है और ये पक्षी की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार युग्मन नियम के अनुसार आपका एडेनिन हमेशा खाली स्थान से जुड़ा होता है। तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन और थायमिन। तो साथियों नोट कर सकते हैं आप लोग कि राइट आंसर क्या हो सकता है। थायमिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? थायमिन अगर हमने लगाया है, अगर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो सभी ने बिल्कुल सही लगा पाया होगा। आधार युग्मन नियम के अनुसार आपका एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है। साथ में ही थायमिन जो है आपका डीएनए के न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित 4 क्षारकों में जो है एक होता है। ठीक है, एडेनिन जो है आपका थायमिन से ये जुड़ा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों तो क्या दिया है, जरा ध्यानपूर्वक पढ़ना कि एक तिलचट्टे के शरीर में वे छिद्र जिसके माध्यम से यह श्वसन के लिए अपने शरीर में वायु लेता है उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। तो जो है आपका श्वसन रंध्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्पाइरिकल्स, या फिर जल रंध्र, ठीक, या फिर होगा श्वसन नली, या फिर नासा द्वार। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। तो साथियों मेरे साथ नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या आपका श्वसन रंध्र या आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तिलचट्टे के शरीर में आगे की ओर शरीर के दोनों बाजुओं में वायु के आदान प्रदान के लिए 2 छिद्र पाए जाते हैं और जिन्हें ही श्वसन रंध्र कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा जीव जो है सूक्ष्मदर्शी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है। जरा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जीवाणु, विषाणु, अमीबा या फिर जू। तो साथियों नोट करिएगा जू, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही जो है शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिएगा और आप लोग बिल्कुल बेहद कर पाएंगे। जू को नग्न आंखों से सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देखा जा सकता है, अतः यह सूक्ष्मदर्शी जीव नहीं होता है। जबकि जीवाणु है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, इन्हें जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ओके, चलिए साथियों बढ़ते हैं जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, एक मछली, ठीक है, क्या बोला है कि एक मछली बताइए जो आपका सल्क रहित होती है। केटफिश, कुत्ता मछली, कॉर्प या फिर आपका मुलेट, क्या होने वाला है। तो राइट आंसर होगा आपका केटफिश। क्या राइट आंसर है? केटफिश आपका राइट आंसर है। केटफिश में जो आपका सल्क नहीं होते हैं और यह मछली नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चर्चा करेंगे क्या दिया है। अधिक अमीनो अम्ल का यूरिया में परिवर्तन कहलाता है। चलिए बता सकते हैं आप लोग कि क्या आंसर हो सकता है कि अधिक अमीनो अम्ल का यूरिया में परिवर्तन कहलाता है। त्वचा, आंत, वृक्क या फिर यकृत। तो नोट करिएगा यकृत आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? यकृत अगर हमने लगाया है ऑप्शन नंबर डी तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर है और हमें बिल्कुल अच्छे से प्रयास कर पाए हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह अमीनो अम्ल यूरिया में परिवर्तन होता है इसमें, यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सबसे बड़ा पक्षी है तो आपका गज पक्षी या फिर आपका एल्बर्टोस या फिर होगा ऑस्ट्रिच या फिर आपका जो है कासोवरी। बताइए ज़रा क्या हो सकता है। साथियों नोट करिएगा, ऑस्ट्रिच आपको पता है और सबसे बड़ा अंडा एग ऑफ ऑस्ट्रिच ही होता है, ये हमें नोट करना। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच होता है और यह जो है आपका अफ्रीका में पाया जाने वाला उड़न रहित पक्षी होता है और इसके वंश जो है आपका स्टूयूरो है। और नर ऑस्ट्रिच का वज़न की बात करें तो आपका 120 kg होता है, 120 किलो होता है, ये हमें ध्यान रखना है।
ठीक है, कितना बड़ा होता है अब आप इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। क्या क्वेश्चन बोला है, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, अस्थियों का या फिर आपका प्राइमेट, जीवाश्म या फिर पक्षी होगा। सभी लोग जो है आंसर कर सकते हैं। तो साथियों नोट करने का, जो आपका पैलेंटोलॉजी है ये जीवाश्म का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है साथियों, जीवाश्म का अध्ययन होता है। सी आंसर क्या सभी ने लगा पाया है क्या? अगर सी है तो डेफिनेटली हमारा सही आंसर है और हमने बिल्कुल सटीक आंसर लगाया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो उम्मीद है कि आप लोग कोई भी सही गलत नहीं कर पाएगा कि एक वयस्क मनुष्य का हृदय प्रति मिनट औसतन कितनी बार स्पंदन करता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप बता सकते हैं कि साथियों कौन भाई साहब इसे गलत कर पाएगा। 72, हम लोग तो साथियों स्टार्टिंग से ही 5th 6 क्लास से ही हमें ये पता हो जाता है और ये बहुत ही शानदार सी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हैं। देखिए, वयस्क का हृदय प्रति मिनट 72 बार स्पंदन करता है, जबकि आपका पशुओं में कितना साथियों, पशुओं की बात करें तो 150 धड़कन धड़कता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि जो गैस वसायों तेल युक्त भोजन को बासी बना देता है वह है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बता सकते हैं। तो साथियों नोट करिएगा, क्या होगा, ऑक्सीजन होने वाला है। ठीक, क्या होगा, ऑक्सीजन करेक्ट है। जो गैस वसा एवं तेल युक्त भोजन को बासी बना देता है वह जो आपका ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन आपका राइट आंसर होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है कि निम्न गौवंश गायों की नस्ल है जो आपकी सिवाय कौन कौन सी जो है गाय की नस्ल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी आजकल पूछने लगा है। जर्सी है, आपका नागपुरी है, आपका साहिवाल सिंधी। तो साथियों नोट करना, जो आपकी नगपुरी है, क्या साथियों, जो आपकी नगपुरी है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। नगपुरी गौवंश नस्ल नहीं है, यह एक भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है साथियों, भैंस की नस्ल है, ये हमें ध्यान रखना। ऐसे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, गति निर्धारक पेसमेकर, ठीक है, बात किसकी कर रहा है यहाँ पर, पेसमेकर की। तो पेसमेकर एक यंत्र है जिसमें साधारणतया इससे पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका अतालता या फिर मोतियाबिंद या फिर आपका होगा डाउन सिंड्रोम या फिर होगा आपका लेटेमेरिया। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या आंसर हो सकता है। तो नोट करिएगा साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका अतालता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर चिकित्सक उपकरण होता है जो कि दिल की जो है मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेगों का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेगा साथियों। अगर साथियों आप अगर ऐसा लगता है कि साथियों इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद हमें बिल्कुल जो है सफलता मिलने वाली है तो एक लाइक तो बनती है, तो जल्दी से जाइएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कायांतरण होता है मूसक या फिर आपका चमगादड़, अमीबा या फिर मेंढक होने वाला है। तो नोट करिएगा साथियों, मेंढक आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, मेंढक अगर हमने लगाया है तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेंढक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेंढक के लार्वा अवस्था लंबी, पतली और आपका गिल्स युक्त है और मूंगफली वाली होती है, सॉरी पुच्छ वाली होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषधारी सर्प है। ठीक है, विषधारी सर्प कौन सा है, तो नोट करिएगा, रसेल्स, आपका पाइपर, वृक्ष सर्प या फिर जो है पासर या फिर आपका एरिक्स। नोट करिएगा साथियों, क्या आंसर हो सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फरन सर्फ। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रसेल्स जो है वाइपर विषधारी सर्प होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, निम्न में से किसके लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? बकरी का मांस, या फिर मुर्गी का मांस, या फिर होगा आपका सुअर का मांस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट करना, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा मुर्गी का मांस। क्या साथियों, मुर्गी का मांस जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम प्राय खालिस्तान भाषा में होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों, ये तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में, अरबी में, भाषा फ्रेंच में, या फिर लैटिन में। तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं लैटिन में। और ये क्वेश्चन देखिए किस एग्ज़ाम में आए हैं। तो साथियों जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना साथियों, अथेंटिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, और आई होप आप लोग जो है इसे सीखेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे साथियों। आप तो पढ़ रहे हैं, परंतु अगर आपका भाई बंधु भी पढ़ ले तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जीवों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वह लैटिन भाषा में लिखे होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आकाश में मांसपेशी की जो है स्थायी स्लाइड देखी कौन सा जो है अपघटक स्लाइड में नहीं होता है? ठीक है, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं होता है? केंद्रक होगा, गहरा बेड, या फिर हल्का बेड, या फिर आपका जो है दुमिका। क्या होने वाला है ज़रा बता सकते हैं? तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी को प्रेस किया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, द्रुमिका। क्या राइट आंसर होगा? द्रुमिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, द्रुमिका अपघटक मांसपेशियों की अस्थाई जो है स्लाइड में नहीं दिखाई देगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वपेशी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता खालिस्तान के द्वारा पूरी होती है। श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश जो है श्वसन है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। ये भी आपका एनएम के एग्जाम में क्वेश्चन है कि स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्न में से क्या शहद में नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या शहद में, ठीक है, क्या शहद में नहीं होता है? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, या फिर खनिज। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करना कि जो है शहद में नहीं होता है, क्या होता है, जो प्रोटीन है शहद में नहीं होता है। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी एनएम में आया हुआ क्वेश्चन है कि शहद में प्रचुर मात्रा में क्या क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका विटामिन होता है, खनिज होता है, परंतु प्रोटीन और वसा अनुपस्थित होते हैं। कभी गलत नहीं करेंगे अब ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा मिलता है तो। आवास का अर्थ क्या है? तो देखिए आवास के अर्थ की अगर बात करते हैं हम लोग तो जीवधारी, ठीक है, आवास का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो देखिए क्या है आवास का अर्थ। जीवधारी में चारों तरफ की भौतिक स्थिति, जीवधारी के चारों तरफ की रासायनिक स्थिति। तो जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है कि जो आपका आवास है, हम जो आसपास रहते हैं वही तो हमारा आवास है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आवास जीवधारी के चारों तरफ की भौतिक रासायनिक स्थिति है जिसमें वह रहता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक जलीय अनुकूलन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जलीय अनुकूल नहीं है? धारा रेखित शरीर, या फिर जो है खोखली हड्डियाँ, गिल्स की उपस्थिति, या फिर पंखों की उपस्थिति। तो मेरे साथियों नोट करिएगा,
क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा? खोखली हड्डियाँ। क्या होगा साथियों? खोखली हड्डियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। खोखली हड्डियाँ जली अनुकूल नहीं है, ये आपका क्या है? वायवीय अनुकूल है, जो कि शरीर के ऊपर उठने में सहायता करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दुग्ध उत्पादन नहीं है? ठीक है, क्या बोला है? निम्न में से कौन सा दुग्ध उत्पादन नहीं है? मक्खा, क्रीम, दही या फिर आपका टोफू होगा। बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। तो आंसर की बात करें, टोफू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि टोफू दूध द्वारा उत्पादन नहीं किया जा सकता। टोफू का निर्माण सोयाबीन द्वारा होता है। मक्खन है, क्रीम है, दही है, ये तो सब आपको पता है कि दूध से ही उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि सबसे बड़ा स्तनधारी है। क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा स्तनधारी होता है? तो नीली वैल आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, हाथी है, दरियाई घोड़ा है, नीली वेल है, गौरैया है। तो आपका क्या राइट आंसर होगा? ब्लू वेल, नीली वेल इज़ अ राइट आंसर। साथियों, क्या आप सभी ने यही आंसर लगाया है क्या कि नीली वेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, और यह जो है लगभग 300 हाथियों के बराबर जो है होती है, और यह जल में रहने के लिए इसका शरीर मछली जैसा होता है। ठीक है, यह स्तनधारी नीली वेल स्तनधारी के शरीर जो है श्रेणी में आती है, ये भी हमें नोट करना है। गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास होता है केवल एक आमाशय, 4 आमाशय, 5 आमाशय या कोई आमाशय ही नहीं होता है। तो आप लोग बता सकते हैं, और ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर की बात करें, कितने आमाशय? सब तो 4 आमाशय। ठीक है, पेनक्रियास कितने होंगे? 4। गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास 4 आमाशय होते हैं, और रोमार्थी जो है आमाशय कहा जाता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों, क्या दिया है जरा ध्यानपूर्वक पढ़ना। इनमें से कौन सा लाइकेन के लिए सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा लाइकेन के लिए सत्य नहीं है? इनका शरीर शैवाल और फफूंद दोनों से मिलकर बनता है। कुछ प्रजातियां प्रदूषण सूचक के रूप में उपयोगी है। शैवाल और फफूंद के बीच में एक जो है सहजीवी संबंध होता है, और शैवाल और फफूंद के बीच एक परजीवी संबंध होता है। चलिए बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों, राइट आंसर की अगर बात करते हैं, हमने अगर आंसर लगाया है कि इनमें से जो है कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य जो नहीं है कि शैवाल और फफूंद के बीच में एक परजीवी संबंध है, इसमें कोई भी परजीवी संबंध नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, शैवाल का शरीर लाइकेन का शरीर शैवाल और फफूंद दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, शैवाल फफूंद मतलब क्या है? कवक है। तो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, और इसके बीच में सहजीवी संबंध होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आपको आई होप जो है समझ भी आया होगा। तो ये थी आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। तो साथियों, क्लास को शेयर करिए, और आपकी जो भी एग्ज़ाम है साथियों, उसके लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ें और बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लगातार समाधान स्टडी चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी क्वेरीज अगर आपके मन में आती है तो मुझे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज पर ज़रूर से कांटेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। वंदे मातरम, जय हिंद।